हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार। पढ़ाई मस्त चल रही है। रिवाइज करके आए हैं, सारा रिवाइज करके आए होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल मीट। मिलेंगे जरूर दोस्त ऑफलाइन में। लेकिन समस्या यह है कि आपका जो पिछला वाला वीडियो है 7 मिनट का, वो बीच में ही रह गया था कुछ आकस्मिक कारणों से। हम अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम उसी कंटिन्यू कर रहे हैं भैया। करें भैया कंटिन्यू। हम उसी को कंटिन्यू करें। चलो ठीक है भैया। तो भैया वाटसन डीएनए का जो मॉडल है वो वाटसन क्रिक ने प्रस्तुत किया था। अभी हमने डीएनए की खोज को नहीं पढ़ा है, आप इतना याद रखिए। फ्रेडरिक मिस्टर ने जो खोज करी थी, ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किए थे, अभी आपने उनको नहीं पढ़ा है। आवाज आ रही है प्रॉपर? प्रॉपर आवाज आ रही है। तो अब मैं बताऊं आपको कि इसकी आंतरिक संरचना को सर्वप्रथम 1953 में जेएमसी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रस्तुत किया। डीएनए की संरचना एक घुमावदार सीढ़ी के समान होती है, जैसे, ठीक है, मतलब ऐसे घुमावदार सीढ़ी हो गए भैया, ठीक है। और डीएनए के एक अणु में 2 स्ट्रैंड होते हैं। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है डीएनए का। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है और एक 3 प्राइम से 5 प्राइम है। यानी एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया और एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक है। डीएनए के एक अणु में 2 स्ट्रैंड होते हैं। एक स्ट्रैंड जनक से मिलती है। मतलब मैं आपसे बोलूं कि भैया एक लक्षण आपको अपने पिता से मिला है और एक नया आप अपने खुद में लेकर आए हैं। एक आपको लक्षण अपनी माता से मिला है या आप एक नया खुद में लेकर आए हैं। तो वो क्या हुआ कि एक लक्षण जनक से मिला, मतलब एक एक जो स्ट्रेन हुई वो कौन सी है? जनक की है, ठीक है भैया, ठीक है। और जो दूसरा जो दूसरी जो स्ट्रेन है वो कौन सी है भैया? कौन सी है बताइए, कौन सी है? वो है आपकी खुद की, मतलब नई बनी हुई, ठीक है, ठीक है। तो एक नई घुमावदार सीढ़ी के समान संरचना हो गई। अब अब भैया सर्वप्रथम बात ये है कि सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ भैया दोनों स्ट्रैंड क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से जुड़ी हुई होती है। मैं दोनों स्ट्रैंड जुड़ी भी तो होंगी सर किसी न किसी से, नहीं तो ऐसे लहरा रही होगी, इधर इधर जा रही होगी, नहीं। दैट इज अ वेरी ऐसे घुमावदार सीढ़ियों के समान है। तो वो दोनों जुड़ी भी तो रहेंगी कहीं किसी ना किसी से, वो दोनों किसी ना किसी से जुड़ी भी तो होंगी। तो मैं आपको बोल रहा हूं भैया दोनों श्रृंखलाएं, दोनों श्रृंखला दोनों श्रृंखला पोली न्यूक्लियो टाइट, सॉरी, दोनों श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है, बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। इतना आप लिख रहे होंगे मेरे साथ कन्वेंस होकर। 7 मिनट वाला वीडियो भी आपके इसी के साथ डलेगा। जो पुराना वाला वीडियो वो भी जो नया बन रहा है वो भी इसी के साथ डलेगा। नहीं, एक 25 मिनट का वीडियो है, एक 7 मिनट का वीडियो और एक लगभग 45 मिनट का ये वीडियो रहेगा। तो कुल मिलाकर आपकी 1.5 घंटे की क्लास हो गई तीनों को मिलाकर। तीनों को 3 पैटर्न देखिए आप, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं कुछ इस बारे में बोलता नहीं हूँ आपसे, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो भैया अब भैया चौथा पॉइंट क्या है? डीएनए की प्रत्येक कुंडली का व्यास आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव में मैं भी वही पूछूंगा भैया। 20 एमस्ट्रांग होता है, 20 एमस्ट्रांग होता है। हमें कोर्स जल्दी कंप्लीट करना है इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। तो 5वां पॉइंट लिखिएगा भैया, इज्जत से शिद्दत से। सब कुछ पढ़ना जरूरी है। तो क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा। अगर जरूरी नहीं है कि आप 18 घंटे 16 घंटे 15 घंटे पढ़ेंगे तो आपकी 90% आपकी ही बनेगी। आपसे बहुत से लोग रोज पढ़ते हैं, यानी आपने 10 मिनट में आपसे कम से कम 4 लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपके एमपी बोर्ड की बता रहा हूँ मैं, देश में आपसे 10 लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि हम नहीं पढ़ रहे तो कोई नहीं पढ़ रहा है। तू जागे मैं सोऊं तू जागे, तो क्या दुनिया के दौर चले जाएंगे क्या? नहीं ना, पढ़ना तो पड़ेगा आपको भी। कोई बात नहीं। तो 5वां क्वेश्चन क्या हुआ आपका कि इस श्रृंखला में इस श्रृंखला में इस श्रृंखला में एडिनिन, आप जैसा चाहे ऐसा लिखिए, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ
2 हाइड्रोजन बंद, ठीक है भैया, 2 H2 बंद। मैं देख लूँ आपको दिख रहा है, मैं देख लूँ आपको दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ जैसा कि आपको दिख रहा है। तो H2 बंद के साथ, H2 बंद के साथ तथा ग्वानिन, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 H2 बॉन्ड से जुड़ता है। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों होता है, तो यह तो मुझे भी नहीं पता, मैं कोई लैब में काम नहीं करता हूँ। तो इतना आपको 5 पॉइंट लिखने हैं। अब से पूछे जाए 5 नंबर में आए 4 नंबर में आए, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख लेंगे तो क्या दिक्कत है आपको, थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देंगे आप तो क्या दिक्कत है आपको। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, उतारिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या कॉपी कीजिए, मैं रुका हूँ आपके लिए, मैं रुका हूँ आपके लिए। तो आज तो मैंने किया ही नहीं। हेलो रॉक स्टार, क्या हाल चाल, किया तो है, भूल रहे हो क्या, भूल रहे हो क्या भैया, ठीक है। ठीक है, बढ़े आगे, मिटाएं भैया, मिटा दे भैया, मिटा दिए सर, बहुत बोर हो रहे हैं हम डीएनए से। अरे ये तो तुम्हारे अंदर पाया जाता है और इससे बोर हो रहे हो क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं करना हमें। देखिए उस टाइम क्या हुआ था, जो हमें क्लास पिछली वाली बीच में रह गई उस टाइम क्या हुआ, हम माइक का एक्सचेंज कर रहे थे, फ्लिपकार्ट वाले का फोन आया, हमें क्लास वहीं बंद करनी पड़ी, उसको उसका माइक लौटाना पड़ा, रिप्लेसमेंट वाली कहानी थी। फिर माइक को रिप्लेस किया है, फिर हम गए उज्जैन गए, हम इंदौर गए, हम घूम के आए, और आज आप क्लास, आज आके क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मुझे मेरा पढ़ना है, मुझे आपको पढ़ाना है, ठीक है, ठीक है, ये ना बात नहीं करें, आप बोर होते हैं मेरी बातों से। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा भैया, डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने के क्या भैया प्रमाण दीजिए, डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण दीजिए। शायद आपसे पूछ सके, बहुत बड़ी बात है नहीं, और कोई मैं पेपर देख कर नहीं आया हूँ तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आईएमपी करा रहा हूँ, ठीक है भैया। तो डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण दीजिए भैया, दीजिए। याद है क्या आपको, किसने दिया था, ग्रिफिथ ने। किस पर प्रयोग किए थे, चूहों पर प्रयोग किए थे। तो ऐसा कौन से जीवाणु लिए थे इसमें, एक तो एस थर्ड और आर सेकंड। एस थर्ड क्या कर रहा था, एस थर्ड चूहों को मार रहा था, ठीक है, मतलब चूहों को खत्म कर रहा था, और आर सेकंड क्या कर रहा था, चूहों खत्म नहीं कर पा रहा था, ठीक है, वही वाली कहानी है। तो थोड़ी सी एनसीईआरटी की रीडिंग करो, किसी की रीडिंग कर लो, आपकी जो इच्छा वो कर लो। तो कोई बात नहीं, आपने एनसीईआरटी नहीं खोली हुई तो। डीएनए के जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ होने के प्रमाण, होने के प्रमाण किसने दिए भैया, होने के प्रमाण किसने दिए, ग्रिफिथ ने दिए, ग्रिफिथ ने दिए। इन्होंने अपने प्रयोग, इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए भैया, इन्होंने अपने प्रयोग किस पर किए, चूहे पर किए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ ऐसे ही लिख रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपने अपने मेरे साथ ऐसे ही। तो भैया क्या हुआ, आपको पता है निमोनिया रोग किससे फैलता है, निमोनिया रोग किस जीवाणु से फैलता है, मैं आपसे पूछूं, चलिए इसका आंसर लाइएगा, इसका आंसर लाइएगा।
चलिए भैया, तो मैं आपके लिए शायद एक होमवर्क लिख देता हूँ। सही बात है यार, ये आपका HW है। अब मैं कहानी यहाँ से लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप शायद वीडियो पूरा देखते नहीं और लाइक करके भाग जाते हैं। तो ये क्या है, आपका HW है। ठीक है, ये क्या है भैया, आपका HW है। अपनी NCERT खोलिए, टीचरों से पूछिए, किसी टीचर से पूछ कर आइएगा, मुझे नहीं मतलब। और मैं तो किसी टीचर से पूछने के लिए मना भी नहीं करता आपसे। ये आपका HW है। ठीक है, तो ठीक है भैया, आगे बढ़े। एक कमेंट में ना लिख पाए तो कोचिंग वाले ग्रुप में तो भेज सकते हो, मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो सारा। एक ऐसा जीवाणु है जो निमोनिया रोग पैदा करता है। अब सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे HW दे रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि आप ढूंढ के लाइएगा। ढूंढोगे तभी तो सीखोगे। हर चीज आपको हलवा है परोस दिया जाए, खा लो और अगले दिन भूल जाओगे क्या खाया था। अगले दिन भूल जाओगे क्या खाया था। अब बीमार हुए तो याद रहेगा कि हाँ वो खाया था, तो इसको ढूंढोगे तो याद रखोगे ना क्या पड़ा था। बस उसी तरीके समझ लो भैया, पैदा करता है जो कि R सेकंड व S थर्ड के रूप में, और आपके NCERT में बकाया तरीके से मेंशन है सब चीजें। ठीक है, मैं सोच देख लूं भैया आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ तक का। अब ठीक है, लेकिन सर इन दोनों में से रोग कौन फैलाता है। तो ठीक है भैया, अगली कहानी भी आपके सामने लिखी दूं, अगली भी कहानी आपके आपके सामने लिखी दूं, तो लिख लीजिए। S थर्ड निमोनिया फैलाता है, जबकि आपको बता चुका हूं मैं बकायदा तरीके से फैलाता है। S थर्ड क्या है भैया, निमोनिया रोग फैलाता है, जबकि जबकि R सेकंड ऐसा नहीं कर पाता, ऐसा नहीं कर पाता, ऐसा नहीं कर पाता। चलिए, तो मानते हैं आप इस बात को मेरी, मानते हैं, मानते होंगे। नहीं मानते होंगे तो मैं क्या करूं, नहीं मानते होंगे तो मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो रास्ते से जा रहा था, पूरी हलवा में खा रहा था, मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। तो अब मैं ज़्यादा कहानी इतनी बड़ी लिखने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊं जितना आपको ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने अंदर खुद के साथ इस क्वेश्चन में आप खुद की स्किल को डेवलप करें। कैसे, मैं आपको सिर्फ इतना समझाऊंगा कि जब उन्होंने एस थर्ड को प्रवेश किया तो चूहा मर गया, जब एस आर सेकंड को प्रवेश कराया चूहा जीवित रहा। चलिए वो सब ऐसी कहानी मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो ग्रिफिथ ने एस थर्ड व आर सेकंड के प्रयोग को चूहे के साथ, ये एक्स्ट्रा लाइन है, आप ना भी याद रखें तो भी चलेगा, मैं उसको लाइन खींच दूंगा, आपको जो चीज याद रखनी है वो। एस थर्ड के साथ चूहे के साथ निम्न तरीके से निम्न तरीके से प्रयोग किया या किए या किया, क्या आपकी जो इच्छा हो, आप मर्जी के मालिक हैं, मर्जी के मालिक हैं, आपको जैसे लिखना है ऐसे लिख दीजिए। तो जब जब उन्होंने एस थर्ड जिसे के परिणाम उत्पन्न हुआ, ठीक है, वो एस थर्ड जीवाणु को चूहे के अंदर प्रवेश कराया तो चूहे का निमोनिया हुआ और वो मर गया। जब एस थर्ड जीवाणु को उन्होंने क्या करा भैया, चूहे को प्रवेश कराया, चूहे का क्या हुआ भैया, निमोनिया हो गया और वो मर गया। पहली कहानी हुई, पहली कहानी हुई, पहली कहानी हुई कि भैया उन्होंने क्या करा, एस थर्ड
मैं ढंग से लिखूं क्या? चलिए ठीक है भैया, ढंग से लिख दें दो, तरीके से लिखते हैं, ढंग से भी क्या बोलते हैं आपके उसमें। तो पहला प्रयोग है चूहे, प्रवेशी है, ठीक है। तो आप सोचे क्या चूहे, चूहे प्लस एस थर्ड इंजेक्शन के थ्रू। अब वो इंजेक्शन तो नहीं बना सकता ना मैं, ठीक है। चूहे के अंदर प्रवेश कराया, चूहा मर जाता है, चूहा मर जाता है, ठीक है। कोई यहाँ तेज तो नहीं चल रहे हैं, कोई यहाँ तेज तो नहीं चल रहे हैं, इतना ही आपने लिखा होगा, इतना ही आपने भी लिखा होगा, मुझे उम्मीद है। तो भैया क्या हुआ सर, एस थर्ड को, जो कि हमने पहली कहानी में क्या लिखा है थोड़ा देख लो, एस थर्ड के रूप में पाया जाता है। एस थर्ड क्या होता है, निमोनिया फैलाता है, जबकि आर सेकंड निमोनिया नहीं फैलाता है। वो जो चीज़ है वो आपको होमवर्क में है, एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, इससे तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो भैया क्या हुआ, दूसरे प्रयोग की बात आई कि सर एस थर्ड प्रवेश कराया, चूहा मर गया। दूसरी कहानी आई, चूहा, चूहा या चूहे प्लस क्या हुआ भैया, आर सेकंड, चूहा जीवित रहता है। अब चूहे को निमोनिया होता है तभी मरेगा वो, चूहे को निमोनिया नहीं होता, चूहा जीवित रहता है। कौन थोड़ी लॉजिक वाली बात थी इसमें। ठीक है, तो भैया जबकि आर सेकंड निमोनिया नहीं फैलाता था, इस थर्ड को गर्म करके नष्ट कर दिया गया था। चलो ठीक है, तो भैया क्या हुआ, तीसरा प्रयोग किया फिर उन्होंने, फिर क्या लिया, किसी को लिया भैया, चूहे को लिया। कलर बदलू क्या, कलर बदलू क्या, कलर बदल लीजिए सर, थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तुम्हारे अच्छे लगने से मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई। चूहा प्लस एस थर्ड, अब क्या करा, इसको गर्म कर दिया, गर्म कर दिया, चूहा जीवित। ओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसने चूहे को गर्म कर दिया, ऐसी कौन सी चीज है जो इसमें चूहे को गर्म कर दिया। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। चलिए भैया, अब चौथा प्रयोग देख ले, अब चौथा प्रयोग देख ले, चौथा प्रयोग देखें। अब सर इसका नहीं समझा दीजिए, एस थर्ड को गर्म करने पर ऐसा क्या हुआ, आपको पता है डॉक्टर में गर्म पानी बनने के लिए क्यों बोलता है, ताकि उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया हो वो मर जाए। अब बैक्टीरिया तो है सॉरी 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 सॉरी, बैक्टीरिया तो है ये आपका एच डब्ल्यू, बैक्टीरिया ही तो है आपका एच डब्ल्यू। तो वो मर गए, वो जीवाणु वाला मर गया उस गर्म करने पर, वो मर गया, चूहा जीवित रहा। थर्ड प्रयोग देखें, चौथा प्रयोग देखें भैया, चौथा प्रयोग देखें, चूहा लिया प्लस एस थर्ड लिया, अब ये गर्म हुई है, ठीक है, और ये आर सेकंड लिया, चूहा मर जाता है। अब बताइए आप मुझे, इसमें आपको क्या हिंदी लिखवाऊं मैं। अब ये तो आप खुद से लिख सकते हैं ना, बताइए आप खुद से नहीं लिख सकते क्या इतनी बातों को, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि भैया उन्होंने अपने प्रथम प्रयोग में चूहे में एस थर्ड जीवाणु को प्रवेश कराया, चूहा मर जाता है। हमने पहले लिखा है एस थर्ड के रूप में पाया जाता है, जो कि निमोनिया के लिए जिम्मेदार है। कौन सा जीवाणु है वो आपके होमवर्क में है। दूसरे प्रयोग में चूहे को साथ आर सेकंड को प्रयोग करवाया, चूहा जीवित रहता है, क्योंकि आर सेकंड क्या है, निमोनिया नहीं पिलाता है। तीसरे प्रयोग में चूहा को एस थर्ड के साथ गर्म करने के साथ पिलाया, चूहा क्या हुआ, जीवित रहा, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया मर गए थे। चूहा को एस थर्ड और आर सेकंड के साथ प्रवेश कराया, चूहा मर जाता है। यही कहानी का हमें अध्ययन करना है, और मेन फोकस पॉइंट हमारा यही है। पूरी कहानी इस पर बेस्ड है, इसी कारण से, इसी मकसद से इसी कहानी को मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नंबर में आएगा 5, लेकिन इसका कोई फिक्स नहीं कि आए या ना आए, ठीक है। तो इतना उतार लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लिया आपने, इतना नोट कर लिया आपने, नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट लेना भूल गए हो तो ले लीजिएगा।
तो सर चौथी कहानी में ऐसा क्या हुआ जो आप हमें बताना नहीं चाह रहे हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि आप इतना उतार ले। बता दूं 1 2 3 4 5? मुझे नहीं लगता इतनी कोई टीचर आपके लिए इतनी मेहनत करता होगा। बहुत टीचर ऐसे पढ़े हैं मेरे जैसे। मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे केमिस्ट्री का डेसिमल से डेसिमल पे भी ज्ञान नहीं है अभी। मतलब आपको बताऊं मैं कि मुझे कितना ज्ञान है केमिस्ट्री का? चलो आज बता ही देता हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है और इतना अहंकार है मुझे केमिस्ट्री का। मुझे कितना ज्ञान है बताऊं मैं तुम्हें? 0.0001, और शायद इससे भी आगे जाए तो ठीक है, इसके भी आगे जाए तो उतना ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तक कभी घमंड नहीं करना चाहिए व्यक्ति में, कितनी ही कला आ जाए। अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़े कि हम आपको कुछ नहीं आता है, बस सीखने की चाह रखिए, सब कुछ मिल जाएगा। बस ढूंढने की चाह रखिए, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बड़े आपको क्या है, आपको 8 सेकंड वाली और उसी कहानी समझाना है, उसको थोड़ा सा नीचे भी लिखवाना है। ठीक है, तो भैया मैंने बोला ये क्या हुआ आपका? चूहा है। चूहा ऐसा नहीं होगा, चूहा मतलब बस सब समझा रहे पर्पस बना रहा हूँ। तो अब मान लीजिए हम उसमें दो चीजें बनाए। हमने क्या करा, इस थर्ड को गर्म करा था, ऐसे कुछ होगा और ऐसे कुछ होगा। ठीक है, अब इसको 8 सेकंड मानिए, इसको सॉरी ये 8 सेकंड नहीं, ये थर्ड मानिए। ये आपकी एनसीईआरटी नहीं कह रही है। इस थर्ड है। ठीक है, ये कौन सा भैया? 8 सेकंड। अब क्या हुआ, जब हमने इसी जो आपका कौन सा जीवाणु था भैया? एस थर्ड। एस थर्ड था, नहीं समझ में आ रहा तो पूरी हिंदी लिखवाऊंगा, रट लेना फिर उसको। ये एस थर्ड है, ये कौन है? एस थर्ड है। पूरा गोल बनाएंगे, गोल बनाएंगे। एक गाना सुना है तुमने? कौन सा सुना है? मैं तो कौन सा था यार? तू जब जब मुझको पुकारे, मैं दौड़ी आऊं यमुना किनारे। किसके लिए आती हो यमुना किनारे दौड़ी दौड़ी? पढ़ लो। हैं, मतलब तुम हद कर रही हो यार, पढ़ने लिखने नाम की कोई चीज ही नहीं तुम में। पूरी यंग जनरेशन हमारी मोबाइल में लगी पड़ी है, जिसको देखो। मैं बस में आ रहा था कल, अरे भैया एक के पास तो मोबाइल ना मिल जाए भैया। साले वैसे कौन सी ड्रेस जितनी बेकार लगती है, कॉलेज की लड़कियां पहन कर जाती है उसको। चलिए, तो ये कौन है भैया आपका? ये आपका कौन है? कौन है आपका ये? एस थर्ड लिख ही दूं तो आप बुरा मान जाएंगे उस बात को। एस थर्ड। तो ये एस थर्ड क्या करता है? ये एस थर्ड क्या करता है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर कैसे बनाता है? पॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड का एक आवरण बना लेता है इसके चारों ओर। ऐसा दिख रहा है आपको? कोरिलेट कर रहा है, मेरे पास और कोई मार्कर नहीं है ऐसा कलर में कि हरे ब्लू नीले सब कुछ कर सकूं मैं। तो ऐसी संरचना बनाता है पॉलीसेकेराइड का आवरण, जो इसको जो इस 8 सेकंड को एस थर्ड में परिवर्तित कर देता है। तो जब उन्होंने उसके चूहे को रख के रक्त का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि जो एस थर्ड जीवाणु है वो 8 सेकंड के चारों ओर एक पॉलीसेकेराइड संरचना का निर्माण करता है। यानी एस थर्ड का जीवाणु जो अनुवांशिक पदार्थ है वो 8 सेकंड में परिवर्तित मतलब चला जाता है। इससे चूहे को रोग निमोनिया हो जाता है और मर जाता है। सिंपल सी एक कहानी है, और कहानी टाइप आपको पढ़ना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं इसी पर्पज से बनाया है ये चित्र कि आपको मैं समझा सकूं। मैंने ये बोला ये एस थर्ड है, मैंने बोला ये 8 सेकंड है। ये पूरी जो संरचना है आसपास गोल गुंडे बनाए हैं वो कौन है भैया? पॉलीसेकेराइड का एक आवरण है। दिख रहा है आपको? मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको दिख रहा होगा। तो मैंने ये बोला भैया, क्या बोला मैंने, कि जो एस थर्ड का जीवाणु है
जैसे ही हमने इसको 8 सेकंड में गर्म करके हमने इसके साथ मिलाया तो क्या हुआ कि 8 सेकंड के साथ उसने क्या करा, क्रिया करके 8 सेकंड के ऊपर पॉलीसेकेराइड आवरण, चारों ओर पॉलीसेकेराइड का आवरण बनाया। मैं लिखवाऊंगा, मैं पीछे नहीं हटता, आपसे किसी भी आपके जिम्मेदारी से मैं पीछे बेसी भी हटना नहीं चाहता। मैं कह रहा हूँ कि पॉलीसेकेराइड का चारों ओर आवरण बनाया, जिससे क्या हुआ, इसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया। 8 सेकंड में जेनेटिक मटेरियल एस थर्ड में चेंज हो गया और चूहा मर गया। निमोनिया हुआ तो मर गया। अब वो आपका होमवर्क है कि आप उसे ढूंढ कर लाएंगे ना लाएंगे, अब वो आपका होमवर्क है। ठीक है, बड़े आगे, तो मुझे लगता है चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, तो मैं थोड़ा लिख दूं। चलिए, जब 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 ग्रिफिथ ने मरे हुए चूहे के रक्त का अध्ययन किया तो पाया कि एस थर्ड, अब एस थर्ड क्या है, तो जो चूहे के निमोनिया के लिए जिम्मेदार है, मतलब गर्म था। एस थर्ड 8 सेकंड के चारों ओर, अब पॉलीसेकेराइड को आप क्या लिखेंगे, आप हिंदी में लिख लीजिए, पॉलीसेकेराइड आपको हिंदी आती हो तो। पॉलीसेकेराइड का आवरण मतलब चारों ओर ढक लेता है, ठीक है, आवरण बना लेता है, जिससे 8 सेकंड क्या करता भैया, इस थर्ड में बदल जाता है। अब ये कहानी में आपको थोड़ी सी कोरोना वायरस से भी संबंधित समझाऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा। इससे बदल जाता है था, जिससे चूहा को निमोनिया हो जाता है, चूहा मर जाता है। अभी आपने सुना होगा ओमिक्रॉन, क्या हुआ, म्यूटेंट हुआ। वायरस हमेशा म्यूटेंट होते हैं, जीवाणु म्यूटेंट नहीं होते। अगर वायरस से रिलेटेड बीमारी नहीं होती हमारे पास तो हम अब तक कोरोना वायरस को कभी भी खत्म कर चुके होते, ठीक है, वो एक अलग बात है। चलिए, जीवाणु वाली बात आपके पास लाई ना जाए तो बेहतर है। कौन सी वाली लाऊं फिर आपको मैं, जैसे किसी व्यक्ति के पास गया ओमिक्रॉन वाला व्यक्ति, अब ओमिक्रॉन कौन है, एस थर्ड है, ओके। कोविड-19 से व्यक्ति नहीं मर रहा था, ओमिक्रॉन से मर रहा था। तो किसी व्यक्ति जो था, मतलब एक चीज बताऊं मैं आपको, जैसे एग्जांपल समझिए, एक कोविड-19 है ये वाला भाई, ये कौन है, ओमिक्रॉन है। अब बस समझने का पर्पज समझिए, ये कौन है, ओमिक्रॉन है और ये कोविड-19 है, ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। ओमिक्रॉन मतलब खतरा, कोविड-19 मतलब इतना खतरा नहीं है, इतने 7-8 दिन करेगा, खुद को आइसोलेट कर लेगा और ठीक हो जाएगा। इस 8 सेकंड का मामला नहीं है, लेकिन फिर समझाने पर्पज से इसने इसको छेड़ा, 7 दिन नहीं मरा, जीवित है। वो कहानी खत्म, जीवित है भाई, बंदा अभी भी टिका हुआ है, झुकेगा नहीं साला। ये आया, इसके साथ टिका, ये क्या हुआ, मर गया, खत्म खल्लास, टाटा बाय बाय, जाओ, टाटा बाय बाय। मतलब ये खतरनाक है, ये आपके लिए एस थर्ड भी है और ये आपके लिए ओमिक्रॉन भी है। अब दोनों में, अब जब इसको हमने गर्म करके प्रवेश कराया, इसको गर्म करके इसके साथ मिलाया, सारे जीवाणु यानी वायरस नष्ट हो गए थे, बेचारा टिका है, बंदा टिका है, ठीक है, चलिए ठीक है। लेकिन लाइट चली गई है, तो मैं दिख ही नहीं रहा आपको, चलिए मैं आपको दिख नहीं रहा, लेकिन मैं दिखने की पूरी कोशिश करूंगा, कि आपको दिखना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे आपको देखना जरूरी है कि आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो क्या हुआ, जब सोनू सर की बीच क्लास में लाइट चली गई, कोई बात नहीं, कोई
बात नहीं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन तो भैया हमने क्या हुआ कि इसको क्या करा, गर्म करके प्रेस करा, ये बंदा टिक रहा। लेकिन लेकिन अब भी क्या हुआ, हमने इसको गर्म किया हुआ है ये, और ये गर्म किया हुआ नहीं है, मतलब 8 सेकंड तो हमें कोई काम ही नहीं करा था। हमने दोनों को एक साथ प्रवेश कराया, दोनों को क्या करा भैया, एक साथ प्रवेश कराया। किसमें, किसी व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में दोनों को हमने एक साथ प्रवेश कराया। दिख रहा है आपको, दोनों को एक साथ प्रवेश कराया, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, एक मिनट। चलिए, समस्या है, मुझे लगता है आपको दिक्कत आ रही है यार, मुझे लगता है आपको दिक्कत आ रही है। मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ भाई, मैं प्रॉपर दिख रहा हूँ, ठीक, कोई बात नहीं, होता है यार, सबके साथ ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको गर्म के साथ प्रवेश कराया हमने, ठीक है भैया, कि जब कराया हमने तो भैया क्या हुआ, जो इसका वायरस था, ये S3 था आपका, इसके चारों ओर एक संरचना का निर्माण करा, ये पॉलिसी कराई। इसके कारण इसका क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया और इसको रोग हो गया और खत्म हो गया, वो इतना था। तो पूरा समझाने का पर्पस यही है कि व्यक्तियों में जो पदार्थ का आदान प्रदान हो जाता है तो वायरस और खतरनाक, मतलब जीवाणु खतरनाक हो जाते हैं और व्यक्ति खत्म हो जाता है। खत्म नहीं नहीं नहीं, नहीं रोकना, भले आपका मोबाइल ले जाओ, रोकने का नहीं, ठीक है भैया। तो आज हमारा चैप्टर, मकसद है कि हमारा चैप्टर हम खत्म करें। हमारा चैप्टर क्या है भैया, हमारा मकसद है कि हम चैप्टर को आज खत्म करें, ठीक है, ठीक है भैया, ओके। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, डीएनए आरएनए मंत्र में आपको पढ़ा दिया है। और अगला क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में कौन महत्वपूर्ण भागीदारी निभाता है, लेकिन मैं समझाता हूँ थोड़ा तरीके से। तो भैया इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, शायद आप नोट करना चाहते हैं, इसी पर्पज से मैं थोड़ा सा मोबाइल का उजाला कर देता हूँ उधर, शायद आप नोट करना चाहते हैं, ठीक है। अब नोट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे, अच्छी बात है, आपने नोट किया, अच्छी बात है, ठीक है। और लाइट भी आ गई, और लाइट भी आ गई, लाइट भी आ गई। असुविधा के लिए पूर्णतया माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कोई मेरे हाथ में नहीं है बिजली का तार जो मैं जोड़ दो तो हो जाए तारम तार, ठीक है। बढ़ाए, बढ़ाए भैया, ठीक है। अगली कहानी लिखिए भैया, अगली कहानी क्या लिखिए, एक अगली कहानी लिखिए कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाइए, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाइए। क्वेश्चन डालिए भैया, हेडिंग डाल दी, हेडिंग, चलिए डाल दी हेडिंग, आपने अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं डालूंगा हेडिंग क्योंकि मेरा मन है डालने का हेडिंग। तो अगली हेडिंग कौन सी है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाइए। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का हमारा, कोई बात नहीं, हम कल कर लेंगे, हम कल लेसन कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इसके चैप्टर काफ़ी है, एमपी था आपके, एमपी बोर्ड के हिसाब से हर साल 5 नंबर या 9 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उसी पर्पज से मैं बताया है, उसी पर्पज से मैं अगर भैया आपको बताया भी है। तो इसमें नंबर लिखिए भैया, पहली कहानी लिखिए भैया, उत्तर डाल के बकाया तरीके से, ऐसे उत्तर डाल के ऐसी हेडिंग लिखिए। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में 2 चरण होते हैं, ठीक है। नंबर 1 अनुलेखन, क्या भैया, अनुलेखन, अनुलेखन, ठीक है, अनुलेखन। नंबर 2 अनुवादन,
दोनों तरीकों को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। अनुवादन इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और इसे बोलते हैं क्या भैया, ट्रांसलेशन, ठीक है। इतना आपको याद होगा, आपके स्कूलों में इतना आपको पढ़ाते भी होंगे। मैं किसी स्कूल का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब हम 11th 12th क्लास तक आ गए थे, तब हमारी क्लास वालों को ये भी पता था कि परागन किसे कहते हैं। खैर मैंने तो आपको पूरी चीज़ बताई है। तब वो टीचर मेरी बात को सुनकर इतने हैरान हुए थे कि पूछो मत, कि तुम्हें ये नहीं आता। मैंने कहा आपने बताया कब है, तो ये बता दीजिए अगर हमें याद होगा। प्राइवेट स्कूलों के तो ऐसे हाल हैं, बस पूछो मत क्या बेहाल है। जो भी है ठीक है, मैं किसी स्कूलों का नाम नहीं लेता, मुझे राजनीति नहीं करनी। आपको करना हो तो आ जाओ अखाड़े में राजनीति के, आ जाओ भैया, खुला मैदान है। अनुलेखन, अनुलेखन, ठीक है। तो जब हमने बोला कि भैया इस क्रिया में 2 चरण होते हैं, तो भैया एग्जैक्टली बात होगी कि प्रथम चरण कौन है। तो यह आप इनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जब आपसे क्वेश्चन इसी फॉर्म में पूछा गया कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाविधि को समझाइए, अगर आपसे किसी प्रकार तरीके से पूछे कि अनुवादन को समझाइए, अनुलेखन को समझाइए, तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण का प्रथम चरण है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए, तो पहली बात तो सुन लीजिए कि अनुलेखन संपन्न कहाँ होता है। तो यह कोशिका के क्या भैया, केंद्रक में संपन्न होता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछता है नीट में पूछता है, ठीक है। आपके एमपी बोर्ड में नहीं आता है, ठीक है भैया। तो इसी मकसद से मैं क्या करता हूँ, अब मुझे हंसी क्यों आ रही है, तो वो भी थोड़ी सी दूसरा कारण है, ठीक है। वो यही कारण है, पढ़ाई संबंधित ही है। तो कोशिका केंद्रक में संपन्न होता है, याद रखिएगा, कोशिका केंद्रक में संपन्न होता है। अब मेरा मतलब निकल आया यहाँ। कोई बात नहीं, कोशिका केंद्रक में संपन्न होता है। इसमें डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, यह क्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। अब आप अनुलेखन लिख लीजिए, आपकी इच्छा जो है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, बहुत बार नेट में, सॉरी एमपी में आया है क्वेश्चन, कहलाती है। कोई समस्या, कोई भी समस्या? तो मतलब कहने का मतलब यह है कि डीएनए से जो सूचनाएं उपस्थित थी वो किस में पहुंचेगी, एमआरएनए में। एमआरएनए का पूरा नाम क्या है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। इतना आपको किसी ने डीपली में नहीं बताया होगा डीएनए के बारे में, जितना मैं बता रहा हूं। आपके पुस्तकों में है ही नहीं इस बारे में, मैं तो एनसीईआरटी के बाहर से भी जा रहा हूं भैया। सारी सूचनाएं डीएनए से एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। वो थोड़ा सा इसमें से आप स्पेस देकर यहाँ पर लिख लीजिएगा कि सारी सूचनाएं डीएनए से एमआरएनए में स्थानांतरित हो जाती है, ठीक है। आप सुन रहे ध्यान से इस बात को कि डीएनए से एमआरएनए में सूचनाओं का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आप इतना भी लिखने चलेगा कि इसमें डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होता है, अर्थात डीएनए से एमआरएनए में सारी सूचनाएं स्थानांतरित हो जाती है, और यही क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। मैं हट जाऊं, आप लिखना चाह रहे हैं क्या? मैं चाहता हूं कि अनुवादन भी साथ साथ ही लिख लीजिएगा इसके। तो पूरा स्क्रीनशॉट एक साथ लीजिए या पूरा नोट एक साथ करिए। मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको आलसी बना रहा हूं, लेकिन आप लिखेंगे नहीं उस बात को। चलिए चलिए भैया, बढ़े आगे, बढ़े, ठीक, बढ़े, बढ़े आगे। हाँ, क्या है अनुवादन? अनुवादन भैया
जब प्रथम चरण है द्वितीय चरण क्या होगा ये भैया, तो यह प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन का बनना, प्रोटीन संश्लेषण का द्वितीय चरण है। यह कोशिका के, दिख रहा है आपको यहाँ तक का, एक मिनट में देख लूँ मैं कंफर्म करूँ, तो यह ठीक है, समस्या नहीं, आप झेल लेंगे इतना मुझे। कोशिका द्रव्य में भैया आपको ये नहीं पता क्या कि कोशिका द्रव्य क्या होता है? पता है ना, आपको ये तो पता है ना कि केंद्रक क्या होता है, आपको ये तो पता है ना केंद्रक में क्या पाया जाता है, आपको ये तो पता है ना केंद्रक में डीएनए में क्या पाया जाता है, आपको सब पता है ना, होशियार है आप तो, बहुत होशियार हैं। ठीक है, ठीक है भैया, कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, संपन्न होता है। मैं इसमें अक्सर नहीं बता रहा हूँ, आपको पता है सब, तो सुन लीजिए। जो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होता है, कोशिका के बाहर जो तरल पदार्थ होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ होता है उसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य। उसमें पाए जाते हैं राइबोसोम, प्रोटीन, डीएनए, बहुत सारी चीजें पाई जाती है उसमें, पीठिका पाई जाती है, स्ट्रोमा पाई जाती है, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण क्रिया होती है। किसी में प्रकाश पीएस फर्स्ट होता है, पीएस सेकंड होता है, बहुत लाइट रिएक्शन होती है और अनलाइट रिएक्शन होती है। सम रिएक्शन से क्या होती है, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, मतलब कोशिका द्रव्य संपन्न होती है, पीठिका में होती है, स्ट्रोमा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाए जाते हैं और आरईआर पाई जाती है, एसीआर पाई जाती है। ये सब चीजें कहाँ पाई जाएगी आपके कोशिका द्रव्य में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो डी, ओहो, तो एक कहानी बनाइएगा यहाँ पर थोड़ी सी ऐसे, डीएनए से एमआरएनए। ठीक है, अब सर आप ऐसा चिन्ह आपने क्यों बनाया? तो डीएनए से डीएनए बन जाता है, इसे बोलते हैं क्या, रेप्लिकेशन। लिखिएगा, ये नीट में पूछता है। ठीक है, तो ये कौन सी भैया, अनुलेखन। आप ना लिखेंगे इस बात को चलेगा। तो इस क्रिया में, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। एमआरएनए से क्या बनता भैया, प्रोटीन बनता है। अर्थात मतलब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है, एमआरएनए से क्या बनता है भैया, प्रोटीन बनता है। यह क्रिया जब आपसे अनुवादन पूछे तो आप अनुलेखन भी लिख कर आइएगा पेपर में। अब आप एडवांस नहीं चल रहे हैं, मैं बताना चाह रहा हूँ भैया उसको पता चलना चाहिए कि डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बनाया। ठीक है, इसी मकसद से मैंने आपको बताया है। यह क्रिया क्या कहलाती है, अनुवादन, अनुवादन कहलाती है। चलिए, कोई समस्या? तो कोई समस्या आपको है नहीं, तो मुझे भी कोई समस्या है नहीं, लेकिन ये लाइट हमारे लिए बहुत समस्या उत्पन्न कर रही है आज, बहुत समस्या उत्पन्न हमारे लिए कर रही है। लाइट हमारे लिए बहुत समस्या उत्पन्न कर रही है, लेकिन मे भी ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए भी, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए भी। क्या भैया, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं तो आपको सही साथ दिख नहीं रहा हूँ वहाँ पे, मैं तो आपको सही साथ वहाँ पर दिख ही नहीं रहा हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन तो पूरी क्रिया को मैं समझाऊं उससे पहले मैं बता दूं भैया आपके पास क्या, डीएनए। हमने पढ़ा था अनुवांशिक पदार्थ के गुण, उसमें से अगर आपको थोड़ा भी याद होगा तो हमने बोला था कि अनुवांशिक पदार्थ वो है जिसमें स्वद्विगुणन की क्षमता क्या होना चाहिए, पाई जाना चाहिए। स्वद्विगुणन की क्षमता क्या भैया, पाया जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने बताया था कि डीएनए क्या करता है, खुद की प्रतिकृति, की प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन, आर ई पी एल आई टी ए आई ओ एन, क्या क्या वहीं वहीं सर कर रहे हैं आप भी, तो मैं वहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर थोड़ा आगे बढ़ा था मैं ऐसे ही।
फिर क्या बन गया कि प्रोटीन संश्लेषण का प्रथम चरण कौन है, डीएनए से एमआरएनए का बनना। एम कैपिटल लिखाता है, सॉरी स्मॉल लेटर लिखाता है, और आरएनए ऐसे बड़ा। ठीक है, तो क्या बनाया भैया, ठीक है, ये क्या हो गया भैया आपका ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। तो याद रखिएगा इसी एमआरएनए पर 3 कोड में कुछ चीज जुड़ती है। मैं आपको यहाँ सामने यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर AUG, ऐसे 3 कोड होंगे, AUG होगा, GUG होगा, UUA होगा, UUB होगा, जो भी होगा, लेकिन 3 कोड होंगे जो एमआरएनए पर जुड़ते हैं और प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को प्रारंभ करते हैं। तो इसी एमआरएनए से क्या बनना भैया, प्रोटीन का बनना। प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा, अनुवादन। हाँ हाँ, वहां तो हिंदी में नहीं, यहाँ इंग्लिश में। और सर क्या कर रहे हो आप, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ले यहाँ पर लिख दिया अनुलेखन, तो यहाँ पर लिख दिया ट्रांसलेशन। तो इतना रिवाइज करके आइएगा, होमवर्क जरूर दिया है वो भी कर कर आइएगा, पुराना सारा पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। और इस वक्त आपकी बेहतरीन स्लाइड आ रही है। बेहतरीन स्लाइड ये आ रही है कि मैं आपको लाइट में अलविदा तो नहीं कह सकता, कि मैं आपका साथ छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश नहीं है, क्यों, इस वक्त आपकी बेहतरीन स्लाइड है और जिसका आप बहुत बेसब्री से क्या कर रहे थे भैया, इंतजार कर रहे थे। तो कौन सी स्लाइड है, कौन सी स्लाइड है, ये वाली स्लाइड है। अब आप तो क्लास ब्रेक कर दी होगी आपने, तो मुझे धन्यवाद भी लिखना नहीं आता। धन्यवाद फ्रॉम PCI कि आपने वीडियो देखा, इतनी शिद्दत से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके लिए हमारा धन्यवाद तो आप बाद में करते रहिए जब आपकी परसेंट अच्छी बन जाए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।